हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटी विषय का अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे थे और इस टॉपिक को हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। लगभग 8 क्लासेज 30-30 मिनट की मैंने अपलोड भी कर दी है और उसमें काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। ठीक है, हम अमेरिका संबंध पढ़ रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश संबंध पढ़ रहे थे और संबंध पढ़ते पढ़ते ही हमारी क्लास की टाइम पूरी हो गई थी, तो हम पूरा नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे इससे आगे का जितना भी टॉपिक का रह गया तो लगभग 2 या 3 क्लासों में इस पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे। ठीक है, तो चौथा टॉपिक है आपकी पॉलिटी विषय का। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, अब अगला जो संबंध, जैसे हमने भारत के विदेशी संबंधों में चीन के साथ भारत के संबंध देखे, पाकिस्तान के साथ देखा, अमेरिका के साथ देखा, रूस के साथ संबंध देखे भारत के। अब हम जो और देशों के साथ, जो आपकी किताब में, पॉलिटी की किताब में जिन देशों के साथ रिलेशंस दे रखे हैं उनको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगला हम एक देश लेते हैं, इजराइल। इजराइल देश के साथ भारत के किस तरीके के रिश्ते हैं और कौन कौन से मुद्दों पर भारत और दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, उन मुद्दों को और उनसे संबंधित सारी जो बातें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अगला डाल लेते हैं हेडिंग अपनी, भारत इजराइल संबंध। अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी भारत इजराइल संबंध। ठीक है, अपनी हेडिंग है भारत इजराइल संबंध। अब भारत इजराइल के बीच में जो भी संबंध है, क्या क्या संबंध है और किस तरीके के संबंध है, उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट में सबसे पहले लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए जब तक मैं लिखवाता हूं, जब तक आपको ध्यानपूर्वक सुनना और लिखना है, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 1992 में भारत इजराइल संबंधों की शुरुआत हुई। इससे पहले भारत और इजराइल के बीच में कोई संबंधों की शुरुआत हुई, संबंध नहीं थे। 1992 में दोनों देशों के बीच में संबंधों की शुरुआत होती है। इजराइल के पीएम थे। जब इजराइल और भारत के संबंधों की शुरुआत होगी तो इजराइल के पीएम, जिनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, नेतन्याहू 2017 में भारत आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत की यात्रा की या भारत का दौरा किया। ठीक है, और कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो दूसरे देश में तभी जाता है जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की या फिर संबंधों को बेटर बनाने की संभावना हो, या बेटर बनाना चाहते हो दोनों देश, या दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने की शुरुआत हो। ठीक है, तो 2002 में, इस बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, डिटेल में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या है कि फिर वो हो जाता है। कई बार इजराइल ने भी भारत की मदद की है। रूस, भारत जब हथियार खरीदता है तो सबसे ज्यादा भारत हथियार खरीदता है रूस से। रूस के बाद दूसरे नंबर पर जो हथियार खरीदता है वो खरीदता है इजराइल से। भारत है रूस के बाद सर्वाधिक हथियार इजराइल से आयात करता है या फिर खरीदता है। ठीक है, आयात करता है यानी मंगवाता है, या फिर हमें बोल सकते हैं कि खरीदता है। ठीक है, फिर अगला लिख लेंगे कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग है। कृषि क्षेत्र में भी दोनों के बीच में आपस में सहयोग है। एक दूसरे देश की करने का मतलब दोनों देश आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, सिंचाई
सिंचाई के तरीकों, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिंचाई की विधियों, या फिर तरीके लिख लो, ठीक है। सिंचाई के तरीकों एवं उत्पादकता में या उत्पादकता में वृद्धि या फिर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने भारत की सहायता की है। भारत में जल संरक्षण के लिए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का, जल स्वच्छता यहाँ पर क्या लिख लेना, ठीक है, जल स्वच्छता के प्लांटों का निर्माण किया है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के मुख्य आयातकों में से एक है। आयातकों में से एक है, ठीक है। दोनों देशों के मध्य, ठीक है, दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे व मजबूत हैं, या फिर ऐसे ही लिख लो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके भारत इजराइल के संबंधों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको मेरे को बतानी थी वो सारी की सारी मैंने लिख दी है। अब मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो 1991 में आपका जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसका विघटन हुआ। विघटन होने के बाद ही भारत के संबंध इजराइल से बने, क्योंकि उस समय दोनों गुटों के विभाजितों में एक दूसरे में शामिल थे। ये कोई अमेरिका के साथ था तो इजराइल किसके साथ था, इजराइल हमारा किसके साथ था, या इजराइल रूस के साथ था, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि इजराइल किसी के साथ नहीं था, फिर हो सकता है कि मेरे हिसाब से कि जहां तक मेरे को संभावना है रूस के साथ था, या फिर मान लो, ठीक है ना, मेरे को इतनी जानकारी नहीं किस देश के साथ था, ठीक है। तो 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत की यात्रा की। अब मैंने देखो यहाँ पे जो 1992 में मैंने बताया ना भारत इजराइल संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई, तो भारत 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे ये पता नहीं है, ठीक है, कि किताबों में नहीं दे रखा, ना मैंने पढ़ा है कहीं पे। हाँ, ये माना जाता है कि बहुत सारे देश उसके साथ थे। अमेरिका के साथ कितने देश थे, कोई कम नहीं था। एक दूसरे देश कभी इस गुट के साथ शामिल होता था, कभी दूसरे गुट में भी शामिल हो जाता था, तो निश्चित संख्या कभी नहीं रही, ठीक है ना। तो 1992 में इजराइल संबंधों की शुरुआत होती है। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू 2017 में भारत की यात्रा पर आए थे अच्छे संबंधों की पहल करने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए। कई बार इजराइल ने भारत की मदद की है, कई बार कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर इजराइल ने भारत देश की मदद की है, ठीक है। भारत और रूस के बाद सर्वाधिक हथियार इजराइल से आयात करता है या इजराइल से खरीदता है। भारत हथियार खरीदता है, दूसरे देशों से मंगवाता है। रूस से भी भारत हथियार खरीदता है। रूस वाले जो संबंध थे उसमें हमने पढ़ा भी था। तो रूस के बाद अगर सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है तो वो कौन सा देश है, इजराइल है, ठीक है।
कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में यानी कृषि से संबंधित जो भी बातें होती हैं उस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग है। दोनों देश एक दूसरे देश का सहयोग करते हैं। जब भारत को जरूरत होती है कृषि से संबंधित कोई चीजें मंगवाने की, या फिर आर्थिक सहायता, या फिर कृषि में कोई उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित कोई ऐसी योजनाओं की, तो उस क्षेत्र में आर्थिक और सभी चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग होता है। भारत भी इजराइल की मदद करता है, इजराइल भी भारत की मदद करता है। ठीक है। कुछ ऐसी फसल होती हैं जो भारत में नहीं उगती हैं, इजराइल में उगती हैं। कुछ ऐसी फसल होती हैं जो इजराइल में नहीं उगकर भारत में उगती हैं। तो उस तरीके से मतलब वहां की फसलें यहाँ उगाना, वहां की फसलें इधर उगाना, उन सभी चीजों को लेकर दोनों देशों के मध्य क्या है, संबंध है। सिंचाई के तरीकों एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने भारत की सहायता की है। यानी कि एक तो सिंचाई के तरीके वो करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। कृषि के जितने भी प्रकार होते हैं, चावल, गेहूं, सभी प्रकार, उसमें उत्पादकता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उन चीजों को बढ़ाने के लिए, उनके तरीकों को बढ़ाने के लिए, उनके तरीकों को खोजने के लिए इजराइल ने किसकी सहायता की है, भारत की सहायता की है। ठीक है। भारत में जल संरक्षण के लिए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया है। किनका निर्माण किया है, जल स्वच्छता के प्लांटों का निर्माण किया है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के मुख्य आयातकों में से एक है। आर्थिक क्षेत्र में जब भारत आयात करता है, यानी कि जिस देश से कोई सामग्री मंगवाते हैं उसको हम बोलते हैं आयात कर रहे हैं। किसी देश को हम सामग्री भेजते हैं, बेचते हैं, या फिर सामग्री भेजते हैं, बेचकर ही भेजेंगे। तो जब दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात। जब हम किसी दूसरे देश से क्रय करके मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात। ठीक है। तो मुख्य आयातकों में से एक है, यानी भारत वहां से बहुत सारी सामग्री क्रय करता है, जैसे हथियार क्रय करता है और अन्य सामग्रियां भी क्रय करता है जो भारत में उत्पादित नहीं होती, वो सामग्रियां। ठीक है। और जब इजराइल में सामग्रियां उत्पादित नहीं हो तो हम यहाँ से, हमारे देश से सामग्रियां भेजेंगे, तो उनको बोलते हैं निर्यात कर रहे हैं हम। ठीक है। सामग्रियों का क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। कौन से संबंध, आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से भारत और इजराइल के संबंध में इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। इतने फैक्ट आपके याद हैं तो बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ठीक है। अब अगला हम संबंध पढ़ेंगे, ये हो गया भारत इजराइल संबंध। ठीक है। अब हम दूसरा देश ले लेते हैं, या तो श्रीलंका ले लेते हैं, भूटान ले लेते हैं, बांग्लादेश, किसी देश में से एक लेते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला देश हम ले लेते हैं नेपाल। कौन सा, नेपाल। तो अगला हेडिंग आप डाल लेंगे भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल, भारत नेपाल संबंध। अब भारत नेपाल संबंधों को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम। ठीक है। दो भागों में बांट लेना, पेज को छोटा सा ही है, 2-4 फैक्ट पढ़ने, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है। एक तरफ आपको लिख लेना है कि विवाद के मुद्दे या विवाद के पक्ष। विवाद के मुद्दे क्या क्या हैं दोनों देशों के मध्य, कौन कौन से विवाद हैं। एक तरफ इस तरफ पढ़ेंगे हम विवाद के प्रमुख रूप से मुद्दे। ठीक है। फिर हम इधर पढ़ लेंगे सहयोग, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग वाले पक्ष। ठीक है। आपसी सहयोग किन किन मुद्दों को लेके हैं वो इस तरफ पढ़ेंगे। पेज को दो भागों में बांट लेना, इधर विवाद के मुद्दे पढ़ लेते हैं, इधर आपसी सहयोग के मुद्दे पढ़ लेते हैं। विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं विस्तार से इधर पढ़ेंगे। आपसी सहयोग के कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे हैं, उनको इधर पढ़ेंगे। सहयोग आपस में हो रहा है दोनों देशों के मध्य, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो विवाद वाले में पढ़ेंगे। तो विवाद वाले में पहले, सबसे पहले मैं विवाद वाले मुद्दे जितने हैं सारे के सारे लिखवाऊंगा, फिर मैं आपसी वाले लिखवा लूंगा। आपको क्या करना है, पेज को दो भागों में इस तरीके से बांट लेना, इधर विवाद के सारे लिखने हैं, उधर आपसी सहयोग वाले लिख लेने हैं। ठीक है। अब मेरे पास स्पेस कम है, इस तरीके से मैं इसमें सबसे पहला जो लिखना है वो लिखना है व्यापार। व्यापार को लेकर छोटे छोटे लिखता हूं मैं ना, ताकि आ जाए। व्यापार को लेकर भारत, व्यापार को लेकर भारत व नेपाल के मध्य मतभेद है। मतभेद का मतलब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, कहने का मतलब। चीन और नेपाल दोनों पड़ोसी देश हैं, भारत और चीन भी पड़ोसी देश हैं। भारत और नेपाल की दोस्ती, दोस्ती लिख दो या मित्रता,
भारत नेपाल की मित्रता से लिखो ना, इस तरीके से लिख लो, मित्रता से भारत चिंतित रहता है। भारत, ठीक है, भारत नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को लेकर, या फिर माओवादी समर्थकों को, भारत नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को अपने लिए खतरा मानता है। अपने लिए इधर लिख देता हूं, ठीक है, खतरा मानता है। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्यवाही नहीं करने पर भारत नेपाल से नाराज रहता है। या फिर ऐसे लिख लेना, नाराज रहने की बजाय नाखुश है या नाखुश रहता है, ऐसे लिख लो, ठीक है। नेपाल को लगता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, ये आपके विवाद के मुख्य बिंदु जो हो सकते हैं मैंने बताए। अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है, ठीक है, नेपाल के बीच में और भारत के बीच में, ठीक है। कभी व्यापारिक स्थितियां खराब ही रहती है हमेशा, ठीक है, लगभग, ठीक है। चीन और नेपाल की दोस्ती है, आपस में मित्रता है। चीन और नेपाल भी पड़ोसी देश में है। अब यह मानचित्र के लिए जगह नहीं है, वरना वहां पर मानचित्र से भी समझा था। चीन और नेपाल की आपस में मित्रता है, क्योंकि चीन और नेपाल आपस में पड़ोसी देश हैं। भारत चीन भी पड़ोसी देश है, लेकिन चीन और नेपाल भी पड़ोसी देश है, तो दोनों के बीच में मित्रता है। और भारत इससे चिंतित रहता है कहीं कि भारत और चीन की, नेपाल और चीन की दोस्ती कहीं भारत के लिए खतरा पैदा नहीं कर दे, क्योंकि जहां से नेपाल से इन दोनों की सीमा सटी हुई है, उधर से भारत की सीमा सटी हुई है। और नेपाल कहीं उधर नेपाल के हिस्से से कहीं पाकिस्तान, चीन भारत पर आक्रमण ना कर दे, या फिर भारत के किसी क्षेत्र पर आधिपत्य नहीं जमा ले। इन चीजों को लेकर भारत हमेशा क्या रहता है, चिंतित रहता है, ठीक है। भारत नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को अपने लिए खतरा मानता है कि नेपाल के अंदर माओवादी समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो माओवादी समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको भारत अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि समर्थक बढ़ते गए तो हो सकता है कि भारत की सीमा में घुस जाए या भारत पर आक्रमण कर दे। इन चीजों को लेकर भारत हमेशा क्या मानता है, घुसपैठ कर दे भारत में। इन चीजों को लेकर माओवादी समर्थकों को भारत अपने लिए खतरा मानता है। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्यवाही नहीं करता। भारत विरोधी तत्व नेपाल में पनपते हैं, तो उन तत्वों पर नेपाल कोई कार्यवाही नहीं करता, तो भारत इस चीज को लेकर भी नाखुश रहता है, हमेशा उससे नाराज रहता है नेपाल से, ठीक है। नेपाल को लगता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, आंतरिक मामलों, यानी नेपाल ये मानता है कि भारत है ना, उसके खुद के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हमेशा हस्तक्षेप करते रहता है, ठीक है ना, ऐसा नेपाल का मानना है, हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो ये विवाद के कारण है, प्रमुख रूप से 4-5 कारण है, 2 4 कारण है आपके पास, 5 कारण है, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आपसी सहयोग वाले कौन कौन से बिंदु हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं इनको इधर वाले पूरे हिस्से को मिटा देता हूं, क्योंकि स्पेस कम है,
जगह कम है बोर्ड में, इसलिए मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ। यहाँ से आप पहले पोज करके इसको उतार लेना, फिर आप आपसी सहयोग वाले बिंदुओं को बाद में उतार लेना। आपसी सहयोग वाले कौन कौन से बिंदु हैं, मैं उनको यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आपसी सहयोग वाले में देखो, सबसे पहले तो विज्ञान, विज्ञान और व्यापार, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग, सहयोग की स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों के मध्य मुक्त आवागमन, मुक्त आवागमन का समझौता है। समझौता है जिसके अनुसार एक दूसरे, जिसके अनुसार दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, ठीक है। भारत नेपाल की कई योजनाओं में आर्थिक सहयोग कर रहा है, ठीक है। इतने याद रखना है आपको, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपस के सहयोग के बिंदुओं में नेपाल के संबंध में विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में, पहला है विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस वाले मामले में, और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग की स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक है नहीं इतने रिलेशंस, फिर भी ठीक ठाक है, सहयोग वाले हिस्से में उतना वो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है और अभी भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। दोनों देशों के मध्य मुक्त आवागमन का समझौता है। मुक्त आवागमन का समझौते का मतलब है, जैसे भारत में आप देखोगे तो भारत और नेपाल की सीमा जो लगती है, तो भारत के दो राज्य हैं बिहार और यूपी, ठीक है। बिहार और यूपी की सीमा लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। तो जब बिहार और नेपाल की, जैसे मान लो यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे यूपी मान लो, यहाँ पे बिहार है, ठीक है, और इस साइड में ये आपका हो गया यूपी, ये आपका हो गया बिहार, और इस साइड में है नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत के कोई भी नागरिक जाना चाहता हो नेपाल में, तो जब दूसरे देश में हम जाते हैं तो हमें दूसरे देश में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे देश और नेपाल के बीच में मुक्त आवागमन का समझौता है, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक नेपाल में जा सकता है बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, और नेपाल का भी कोई नागरिक भारत में आ सकता है बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोनों देशों के बीच में मुक्त आवागमन का समझौता है। इधर वाले नागरिक उस देश में, मतलब भारत के नागरिक नेपाल में जाएंगे तो कोई वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए, नेपाल वाले नागरिक भारत में आएंगे तो भी कोई वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए। मुक्त आवागमन है दोनों देशों के बीच में, इसको बोलते हैं दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के। भारत नेपाल की जो कई योजनाएं चल रही हैं उनमें आर्थिक सहयोग कर रहा है वर्तमान में। तो ये आपके सहयोग के बिंदु हैं, 2-3 बिंदु हैं, ये इतना याद रख लेना। ज्यादा बड़ा प्रश्न यहाँ से बनने वाला परीक्षा में है नहीं, अगर पूछा जाएगा तो भारत और नेपाल के संबंधों के
चर्चा कीजिए, छोटा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आपसी सहयोग भी याद रखने हैं और इधर विवाद वाले मुद्दे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये समझाने वाली जो बात थी मैंने समझा दी है। अब हम अगले देश पे चलते हैं और फिर पढ़ते हैं नेपाल भूटान संबंध। ठीक है, सॉरी भारत भूटान संबंध पढ़ेंगे, सारे देशों के संबंध, चाहे हमें थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़े, जितना महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से संबंधित, इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पूरे जितने भी क्लासेज हैं 9-10 क्लासेज होंगी तो उनको सबको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद मैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस डालूंगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा पढ़ लोगे उसके बाद ध्यान से देखना और उनको क्वेश्चनों को ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना। ये टॉपिक होने के बाद मैं ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अगली हेडिंग डाल लेते हैं, भारत भूटान संबंध। ठीक है, भारत भूटान संबंध, भारत और भूटान के बीच में कैसे संबंध है उन मुख्य मुख्य पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारत और भूटान संबंध का मतलब है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है, दोनों देशों के बीच में सीमा लगती है। ठीक है, अब मैं देखो इससे संबंधित पहले सारे पॉइंटों को लिखता हूं फिर उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा भारत व भूटान, जो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं उतना लिखवाऊंगा, ज्यादा मैं इतना आपको बोझ डालने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, के मध्य अच्छे संबंध है, दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध है। ठीक है, भूटान भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से खदेड़ दिया, या भूटान ने, ऐसे लिख रहे हैं ना, भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से खदेड़ दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, भारत भूटान की पन विद्युत, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं पन बिजली भी लिख लो, या फिर पन विद्युत भी लिख सकते हैं, पन बिजली जैसी परियोजनाओं में आर्थिक मदद कर रहा है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही पॉइंट याद रखने हैं आपको भारत भूटान में। अब जो भी चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, भारत और भूटान के मध्य अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से। ठीक है, भूटान छोटा सा देश है, भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया तो उसको लेके भारत खुश हो गया और दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस बन गए। भारत भूटान की पन बिजली का मतलब होता है वो परियोजनाएं जिनसे पानी से बिजली पैदा की जाती है, तो उन जैसी परियोजनाएं जो भूटान में चलाई जा रही है उन परियोजनाओं में भारत आर्थिक मदद कर रहा है, यानी पैसा दे रहा है। ठीक है, भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है। यहाँ पे ये देख लेना, ये अनुदान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये अनुदान। तो जब विकास की बात आती है तो भूटान में, तो विकास में सबसे ज्यादा अनुदान कौन देता है? अनुदान का मतलब होता है वो दान जो दे दिया जाता है उसको फिर उसको लिया नहीं जाता, ठीक है ना, वापस नहीं लिया जाता। तो सबसे ज्यादा अनुदान विकास करने के लिए देता है। भूटान में कोई ऐसी बाढ़ आ जाए या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, या फिर ऐसी घटनाओं में भारत सबसे ज्यादा अनुदान देता है वहां पर, ठीक है ना, भूटान में। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा विकास के मतलब सहयोग करता है विकास के लिए। कहाँ, किसको?
भूटान का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो भारत भूटान के अच्छे संबंध है, उग्रवादियों को वो भगा देता है, पनबिजली परियोजना में भारत आर्थिक सहयोग कर रहा है और विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत देता है। एक बार मैं टाइम चेक कर लेता हूँ क्लास का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टाइम पूरा हो गया। अब इससे आगे हम एक आपका श्रीलंका का संबंध रह गया है और श्रीलंका के बाद है और कौन सा संबंध रह गया, मालदीव। इन दोनों संबंधों को पढ़ने के बाद फिर परमाणु नीति पढ़ेंगे और परमाणु नीति पढ़ने के बाद आपका